ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी आधारित है डेसमंड डॉस के लाइफ के ऊपर। डेसमंड डॉस एक ऐसे सिपाही थे जो सन 1945 में हुए ओकिनावा की जंग में शामिल हुए, लेकिन ना तो वो किसी हथियार को छुए और ना ही किसी दुश्मन की जान ली। फिर वो उस जंग में जो किए उसके लिए उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो आखिरकार वो उस जंग में ऐसे क्या किए जिसे उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? तो बिना किसी देरी के आज मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉक्स आर रीड्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिकन और जापानीज के बीच एक जंग दिखाया जाता है, जहां दोनों तरफ के सिपाही घायल हो रहे होते, मर रहे होते। और उसी बीच हम डेसमंड डॉस को भी देखते, जो एक अमेरिकी सोल्जर है जो घायल होता है। अब कहानी 16 साल पीछे चली जाती है, जहां हम छोटे डेसमंड डॉस को अपने भाई के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं। लोग इन दोनों की हरकतें देख के उनके पिता की तरह उन्हें भी पागल समझते हैं। और वही हम उनके पिता टॉम डॉस को भी देखते, जो शराब के नशे में धुत एक कब्रिस्तान में है और अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते। और वो जिन दोस्तों से बात कर रहे होते वो सब के सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हो चुके होते। और जब टॉम अपने घर लौटते तो वो देखते कि उनके दोनों बेटों के बीच लड़ाई चल रही होती है। वो लड़ाई रुकवाने की वजह उन्हें इनकरेज करते हैं, जिसे डेसमंड एक पत्थर से अपने भाई के ऊपर हमला कर देता है और इसी वजह से उसके भाई को एक गहरी चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हालांकि उसका भाई का जान जाते जाते बच जाता है, लेकिन उसके पिता टॉम ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने उसके पास आते। इस बीच डेसमंड की मॉम व्यर्था टॉम को रोक लेती है, लेकिन डेसमंड को इस हमले से एक बहुत बड़ा सदमा लगाता है, क्योंकि वो गुस्से से अपने भाई की जान लेने वाला था। और वही उनके घर की दीवार में एक फोटो लगी होती है, जिसमें भगवान यीशु की कुछ कमांडमेंट, कुछ धर्मादेश लिखी होती है, यानी कि भगवान के द्वारा दिए गए आदेश, जिसमें 6th कमांडमेंट ये होता है कि तुम किसी को मार नहीं सकते। और ये डेसमंड बड़े ध्यान से पढ़ रहा होता है, जहाँ उसकी मॉम व्यर्था उसे बताती है कि हत्या, किसी इंसान को मारना प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। प्रभु उस इंसान से कभी प्यार नहीं करते जो इंसान को मारता हो, जो इंसान की जान लेता हो। और इसी प्रकार से डेसमंड की मॉम व्यर्था उसके अंदर एक आस्था की बीज बो देती है। और उसी रात को डेसमंड के पिता टॉम और व्यर्था के बीच आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है, जिसमें टॉम शराब की नशे में बहुत एब्यूज कर रहे होते और ये सारी बातें डेसमंड और उसके भाई सुन रहे होते। और ये झगड़ा पहली बार नहीं होता है। और जब उसके पिता बाहर चले जाते तो डेसमंड अपनी मॉम से पूछता है कि पापा हमसे इतनी नफरत क्यों करते, जहाँ व्यर्था बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन आज वो हमसे नहीं बल्कि अपने आप से नफरत करते। दरअसल टॉम भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी, जिसमें उनके सारे दोस्त उनके आंखों के सामने शहीद हो गए। और तब से टॉम डिप्रेशन में चले गए, जहाँ वो अपने आप को शराब के नशे में डुबा दिए। अब कहानी को 15 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ व्यर्था एक चर्च में प्रेयर सिखा रही होती है और वहीं पे डेसमंड, जो अब बड़ा हो चुका होता है, वो भी उसी चर्च में काम कर रहा होता है। लेकिन तभी डेसमंड के सामने एक हादसा हो जाता है, जहाँ एक आदमी की कार रिपेयरिंग करते वक्त उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिसे बहुत सारा खून बहना शुरू हो जाता है। डेसमंड उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है और उस नर्स का नाम होता है डोरोथी। और अब डेसमंड को वो लड़की बहुत पसंद है। वो उसके पास जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वार्ड में डोरोथी का काम ब्लड डोनर से ब्लड लेना होता है और डेसमंड उसे बात करने के बहाने अपनी ब्लड डोनेट करता है। अगले दिन डेसमंड सच धज के घर से निकलता है और वो अपनी माँ को बताता है कि उसे एक नर्स पसंद है और वो उसी से शादी करेगा। ये बात सुन के व्यर्था के साथ साथ उसके पिता और भाई भी बहुत खुश होते हैं। और अब डेसमंड फिर से उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ डोरोथी काम करती है। वो डोरोथी से फ्लर्ट करता है, एक अलग ही अंदाज में डेट के लिए इनवाइट करता है। डोरोथी को डेसमंड की बातें और उसके बिहेव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे हाँ कह देती है। और अब ये दोनों मूवी देखने जाते हैं, लेकिन मूवी देखते समय डेसमंड मूवी देखने की वजह मेडिकल सवालें पूछना शुरू कर देता है और डोरोथी उसे उसके सवालों की जवाब पेशेंसली दे देती है और उसे बताती है कि अगली बार जब तुम डेट में आओ तो घर से तैयारी करके आना, लड़की से कैसे डेट पर बात करते हैं। और अगर तुम्हें मेडिकल के ऊपर और भी जानना है तो मैं तुम्हें एक किताब दे दूंगी, क्योंकि डेसमंड को लोगों की सेवा करना, उनकी इलाज करना बहुत पसंद है। और जब ये दोनों घर लौटते तो डेसमंड उसे अचानक किस कर लेता है, लेकिन डोरोथी पैनिक होकर उसे एक थप्पड़ मारती है। दरअसल डोरोथी उसे इसलिए नहीं मारा होता है कि उसे ये अच्छी नहीं लगी, बल्कि इसलिए मारा होता है कि वो उसे पूछा नहीं था। डोरोथी अभी भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती है। और अब रात को डिनर करते वक्त डेसमंड का भाई हेरोल्ड आता है, जो कि अब आर्मी में भर्ती हो चुका है। और ये देख के उसकी मॉम व्यर्था के साथ साथ उसके पिता टॉम बहुत निराश होते हैं।
टॉम पहले से ही बहुत कुछ खो चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उनके फैमिली से कोई आर्मी में जाके मरे, इसलिए वो अपने बेटे हेरोल्ड को अपने सामने से चले जाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डोरोथी को डेसमंड का साथ बहुत पसंद आता है, इसलिए दोनों धीरे धीरे मिलना शुरू कर देते और अब डोरोथी को भी डेसमंड से प्यार हो जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को किस कर लेते और अगले ही पल डेसमंड डोरोथी से कहता है कि वो भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि सब लोग लड़ेंगे और वो यहाँ रुक नहीं सकता। लेकिन डोरोथी ये सुन के उदास हो जाती है, जहाँ डेसमंड उसे ये बताता है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है जहाँ वो जंग में घायल हुए लोगों को हेल्प कर सकता है और साथ ही में वो डोरोथी से शादी के लिए भी पूछता है और डोरोथी ये सुन के उसे हाँ कह देती है। अब डेसमंड अपने पापा से कब्रिस्तान में मिलता है जहाँ वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे डेसमंड अपनी आर्मी में ज्वाइन होने की बात अपने पिता टॉम को बता देता है। टॉम ये बात सुन के फिर से उदास होकर उसे कहते हैं कि देखो ये तीनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, इनके साथ मैं बड़ा हुआ, लड़कियों का पीछा किया और आर्मी में भी ज्वाइन हुआ और अब मेरे दोस्त यहाँ है जमीन के अंदर गंदगी और घास में पड़े हुए। मैं अपने बेटों से ऐसे मिलना नहीं चाहता हूँ। डेसमंड टॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जंग तुम्हारे विचारों से चलेगी, तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। दरअसल डेसमंड एक धार्मिक लड़का है, वो भगवान को बहुत मानता है और वो किसी को मारेगा नहीं। वो इस उम्मीद में जाता है ताकि जंग में घायल हुए लोगों को एक मेडिक के तौर पर हेल्प कर सके। मेडिक उन सिपाहियों को कहा जाता है जो एक सिपाही के साथ साथ डॉक्टर भी है, लेकिन उसके पापा जानते हैं कि आर्मी के कानून और तौर तरीके किस तरह है। वो कभी नहीं चाहते कि डेसमंड आर्मी में जाए। अगले दिन डेसमंड आर्मी वैन में चढ़ जाता है, यानी कि वो डिसाइड कर चुका है कि वो आर्मी में जाएगा, जहां डोरोथी उसे जाते वक्त एक पॉकेट बाइबल देती है और अब आर्मी कैंप में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात उसकी यूनिट से होती है, जहां वो सब डेसमंड को चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि डेसमंड एक बहुत दुबला पतला सा लड़का होता है। लेकिन इसके बावजूद उन सब से डेसमंड की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी उनका कमांडर सार्जेंट हावेल वहां आ जाते हैं और सबको ग्राउंड में प्रेजेंट रहने को कहते हैं। वहां पे सबको एक धनुष के तरह रस्सी बांधना सिखाया जाता है, जहां डेसमंड एक अलग ही तरह से रस्सी को बांधा होता है। सार्जेंट उसे देख के कहते हैं कि मैं तुम्हें रस्सी बांधने के लिए कहा था, ना कि ब्रा बनाने को। और अब इन सब की बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, जहां डेसमंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस दौरान एक लड़का जिसका नाम स्मिटी राइकर है, वो डेसमंड से कहीं ना कहीं जेलोसी फील करता है और जब इन सब की ट्रेनिंग खत्म होता है तो इन सबको अपनी अपनी राइफल होल्ड करने को कहा जाता है। लेकिन डेसमंड उस राइफल को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे पूछने पर वो बताता है कि मैं बंदूक नहीं छू सकता और यह बात जल्द ही कैप्टन ग्लोवर के पास चला जाता है। वो कैप्टन को भी बताता है कि मैं बंदूक छू नहीं सकता और मैं आर्मी में ज्वाइन होने के समय ये बात साफ साफ कही थी। यह सुन के कैप्टन ग्लोवर उसे कहते हैं कि यह संभव नहीं है और ये हुआ तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन डेसमंड अपनी बात पे अड़ा रहता है। कैप्टन ग्लोवर उसे कहते हैं कि एक राइफल पकड़ने से तुम्हारा आपत्ति क्या है। डेसमंड बताता है कि मुझे कोई भी काम करने से कोई आपत्ति नहीं है सिवाय एक राइफल को छूने से और किसी की हत्या करने से। कैप्टन रूड होकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई और आवश्यकताएं हैं जो हम तुम्हारे सेवा कर सके। तो ये सुन के डेसमंड कहता है कि हाँ, मैं शनिवार के दिन ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं 7वें दिन का एडवेंटिस्ट हूँ और उस दिन मेरा प्रेयर है। एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन धर्म की एक तरह की पूजा होती है जो सप्ताह की आखिरी दिन में पूजा जाता है। और ये सुन के कैप्टन उसे सेक्शन 8 यानी कि धारा 8 के तहत उसे डिस्चार्ज कर देते और धारा 8 मेंटल इलनेस यानी मनोरोग के लिए होता है। और अब सार्जेंट उसे ग्राउंड में ले जाते और सबको डेसमंड के बारे में बताते और ये एक तरह का इंसल्ट होता है। फिर रात को स्मिटी उसे परेशान करना शुरू कर देता है। स्मिटी वही लड़का है जो उसे नफरत करता है, वो उसे मुक्का मारता है और बदले में वो भी उसे मारने को कहता है, लेकिन डेसमंड मना कर देता है। इस बात पर स्मिटी उसे कहता है कि ये कोई धर्म की बात नहीं, ये कायरता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं वो सबके मन में ये बात छप जाती है कि डेसमंड सच में एक कायर है। अगले दिन डेसमंड के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाती है जहाँ एक हायर अथॉरिटी ऑफिसर जो आर्मी के साइकेट्रिक होते हैं वो उसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दरअसल धारा 8 के तहत वो डेसमंड की दिमागी हालत चेक कर रहे होते हैं, जहाँ वो समझ जाते हैं कि डेसमंड की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। डेसमंड बस एक नैतिक आपत्ति करता है, वो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है और धार्मिकता के लिए उसे धारा 8 किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता। और यह बात वो कैप्टन ग्लोवर को जाके बता देते और डेसमंड को युद्ध में मेडिक के रूप में काम करने के लिए अनुमति दे देते।
कैप्टन ग्लोवर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो एक नास्तिक इंसान होता है और वो इस तरह के आदमी को अपनी यूनिट में रखना नहीं चाहता। इसलिए वो सार्जेंट से डेस्मंड को टॉर्चर करने को कहता है ताकि वो खुद ही यूनिट छोड़ के चले जाए। और सार्जेंट वैसे ही करते, वो टॉयलेट साफ करने को कहते, उसे एब्यूज करते और उसी के साथ साथ पूरे यूनिट की ट्रेनिंग कठिन कर लेते। इस बात को लेके उसके कुछ साथी रात को डेस्मंड को मारने लगते, जहाँ डेस्मंड बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अगले सुबह सार्जेंट ये बात जान पाते और उसे ये जॉब छोड़ देने को कहते, लेकिन डेस्मंड मना करता है और वो अपनी ड्यूटी करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ तक कि उसे पूछने पर भी वो उन लोगों का नाम तक नहीं बताता जिन्होंने उसे मारा है। अब वीकेंड वाला दिन आता है और ये वीकेंड उन सैनिकों के लिए होता है जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट की है, जहाँ डेस्मंड भी होता है। लेकिन वहाँ कर्नल आ जाते हैं और वो डेस्मंड की छुट्टी कैंसिल कर देते, ये बोलकर कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि डेस्मंड अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और आज उसकी डोरोथी से शादी भी है। लेकिन कर्नल उसे कहते हैं कि तुम मुझे दिखाओ कि एक राइफल को कैसे संभालना है, जैसे कि मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर दूंगा। लेकिन डेस्मंड राइफल होल्ड करने के लिए मना कर देता है। यहाँ पे कर्नल के साथ साथ कैप्टन सार्जेंट उसे प्रेशराइज करते एक राइफल को होल्ड करने के लिए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसलिए कर्नल उसे कोर्ट मार्शल कर देते। दूसरी तरफ डोरोथी चर्च में शादी के लिए इंतजार कर रही होती है, जहाँ बहुत लेट होने के कारण फादर उसे घर जाने को कहते, लेकिन वो डेस्मंड को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसे ये शौक होता है कि जरूर डेस्मंड के साथ कुछ गलत हो रहा है। और अब डेस्मंड को देखते जहां कैप्टन ग्लोवर उसे गिव अप करने को कहते ताकि वो जेल ना जाए, लेकिन डेस्मंड हर बार इनकार करता है। और तभी यहाँ पे डोरोथी को बुलाया जाता है। डोरोथी उसे समझौता करने को कहती है, वो राइफल पकड़ने को कहती है, लेकिन डेस्मंड कहता है कि अगर मैं ऐसा किया तो ये मेरे आस्था के प्रति धोखा होगा और तुम मेरे साथ कैसे रहोगी अगर मैं वैसे कभी नहीं बन पाऊंगा जैसे कि मैं तुम्हारी आंखों में खुद को देखता हूँ। और ये सुन के डोरोथी के मन में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाता है। अब डोरोथी डेस्मंड के माता पिता को यह बात बताती है कि किस तरह उनका बेटा यहाँ पे सफर कर रहा है, और ये सुन के टॉम और वेर्था बहुत परेशान हो जाते। अगले दिन टॉम अपने एक दोस्त से मिलने जाते जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी कैप्टन थे और अब वो एक ब्रिगेडियर जनरल बन चुके, जहाँ वो उनसे अपनी बेटे के बारे में जिक्र करते। और दूसरी तरफ डेस्मंड की कार्रवाई भी शुरू हो जाता है। उस पर यह इल्जाम लगा होता है कि वो नैतिकता को लेके अपने सीनियर की ऑर्डर फॉलो नहीं करता और ये उन सैनिकों की अपमान है जो अपनी जान देके देश की रक्षा करते। जॉर्ज इस बारे में डेस्मंड को सफाई देने को कहते, जहां वो बताता है कि मैं एक मेडिक के तौर पर सेवा करने में सक्षम हूँ, जहां लोग जान लेने में लगे होंगे लेकिन मैं बचाने में, जबकि दुनिया खुद को बर्बाद करने में लगी हुई है और मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन के जॉर्ज उसकी प्रशंसा करते और उस पे लगे आरोप गलत बताते। लेकिन तभी टॉम जबरदस्ती यहाँ पे आ जाते और ब्रिगेडियर जनरल से लाए एक लेटर जॉर्ज को दे देते, जिसमें यह लिखा होता है कि यूएस संविधान के द्वारा किसी को भी हथियार रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार यह आरोप भी खारिज किया जाता है और डेस्मंड को यह आदेश दिया जाता है कि वो एक भी हथियार के बिना जंग में जा सकता है और अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर सकता है। उसके बाद डेस्मंड और डोरोथी शादी कर लेते। फिर हम देखते कि सन 1945 में हुए ओकिनावा की जंग शुरू हो जाता है और बहुत सारे सैनिक जंग में जाते हैं, जिनमें डेस्मंड भी शामिल होता है। दूसरी तरफ से बहुत सारे ट्रक जंग से लौट रही होती है, जिनमें बहुत सारे जख्मी सैनिक और ढेर सारे सिपाहियों की लाशें होती है। और ये देख सबके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या वो जिंदा लौट पाएंगे। अब ये सब एक खंडर वाली जगह में आराम करते हैं, जहाँ उनको पिछली बार के 96th बेस के कुछ गिने चुने सैनिक इनमें शामिल होते, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम लेफ्टिनेंट मैनुअल है, वो कैप्टन ग्लोवर को रिपोर्ट करता है और डेस्मंड से मिलता है। वो उसे बताता है कि हम सिर्फ 3 ही मेडिक है और हमें संभल कर लड़ना होगा, क्योंकि जापानीज पहले मेडिक के ऊपर अटैक करते हैं। और अब ये सब आगे बढ़ते, जहाँ इन सब को बताया जाता है कि अगर ये लोग हॉक्सा रिड्ज को जीत लेते तो आसानी से ओकिनावा को भी जीत लेंगे और ये उनका 7वां हमला होगा। फिर ये सब के सब उस रिड्ज के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते। ये समुद्र के पास होता है, इसलिए अमेरिका जापान के ऊपर लगातार हवाई हमला कर रहा होता है, जिससे ऊपर बहुत सारा ब्लास्ट और गोलियां चल रही होती है। और जब ये सब ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने लगते हैं, वह उन्हें बहुत से सब और सड़ा हुआ शरीर भी दिखाई देती है, जो जंग के परिणाम है। और यहाँ इन पे गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे दोस्तों
हमें एक जंग, एक युद्ध को क्लोजली दिखाया जाता है जहां चंद मिनटों में कितनों की जान देखते ही देखते चली जाती है। और इस सब के बीच डेसमंड घायल हुए सैनिकों को मेडिकल हेल्प देना शुरू कर देता है। अमेरिकी सेना बहुत बहादुरी से आगे बढ़ने लगते हैं और जापानीज के 2 बंकर को ब्लास्ट कर देते हैं। इस बीच डेसमंड स्मिटी को बचाता है और फिर से अपने काम में जुट जाता है। वो एक सैनिकों को बचा रहा होता है, तभी वहां पे मैनविल आता है और उसे मॉर्फिन दे के आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि वो सैनिक ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन डेसमंड मना कर देता है। वो यहाँ किसी को मरने के लिए छोड़ने नहीं आया है। वो उस घायल सैनिकों को उठाता है और नीचे मेडिकल कैंप में भेजता है। उसे नहीं पता कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं, लेकिन वो दिल से हर एक घायल सिपाहियों को बचाने की कोशिश करेगा। और इसी तरह से जापानीज के साथ लड़ते लड़ते रात हो जाता है और जापानीज के तरफ से धीरे धीरे गोलियां बरसना बंद हो जाता है। लेकिन डेसमंड अभी भी सिपाहियों को बचाने में लगा होता है। वो आराम नहीं करता और ये देख स्मिटी भी उसका हेल्प करता है। और अब रात होने पर ये दोनों एक साथ आराम करते हैं और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो स्मिटी कभी डेसमंड से नफरत करता था, आज वो उसे अपनी दिल की बातें शेयर करता है। अगले दिन जापानीज अमेरिका के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है जहां अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। जापानीज के तादाद बहुत होने के कारण ये सब पीछे हट जाते और हवाई हमले के लिए ऑर्डर दे देते और कुछ ही मिनटों में वहां ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। अमेरिकी सेना अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतरने लगते हैं और इसी बीच स्मिटी को गोली लग जाती है। डेसमंड स्मिटी को अपने कंधे में लेके भागना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्मिटी मर चुका होता है और डेसमंड ये देख बहुत भावुक हो जाता है और वो रोते रोते भगवान को कहता है कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। और तभी उसे किसी की आवाज आती है, मेडिक हेल्प करो, मेडिक हेल्प करो। और वो फिर से मैदान की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां अमेरिका के शिप लगातार हवाई हमला कर रहे होते हैं। लेकिन इस बीच नीचे पता चलता है कि ऊपर से सिर्फ 32 लोग ही नीचे आए हैं और अभी भी ऊपर 100 से भी ज्यादा के लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ डेसमंड एक एक सिपाही को चेक करने लगता है और तभी उसे एक घायल सिपाही मिलता है। उसे खींच के वो रीड्स की तरफ लेना शुरू करता है, लेकिन तभी एक और सिपाही उसे मदद मांगता है। डेसमंड उसे मॉर्फिन देके जल्द लौटने की वादा करता है और जब वो रीड्स की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो रीड्स के ऊपर अकेला है और वो यहाँ से उस सिपाही को नीचे कैसे भेजेगा। और तभी वो पास ही में पड़े एक रस्सी को देखता है और उसे बांधना शुरू कर देता है। आपको याद होगा दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान डेसमंड रस्सी बांधी थी, जिसे देखकर सार्जेंट बोले थे कि मैं रस्सी बांधने को कहा था, ना कि ब्रा बनाने को। और अब डेसमंड उसी ब्रा टाइप रस्सी को बांध के उस सैनिक को बड़े ही मुश्किल से नीचे भेजता है। वहाँ पहरा देने वाले 2 सैनिक उसे रस्सी से छुड़ाते और उसे मेडिकल कैंप भेज देते। फिर डेसमंड दूसरे घायल सिपाहियों को भी इसी तरह से नीचे भेजता है। इस तरह वो एक के बाद एक घायल सिपाहियों को नीचे भेजने लगता है। नीचे पहरा देने वाले सिपाहियों को यह पता नहीं होता है कि ऊपर से ये सब कौन भेज रहा है। और दूसरी तरफ कैप्टन ग्लोवर कर्नल को हवाई हमला रोकने को कहता है, क्योंकि उनके यूनिट के बहुत सारे सैनिक अभी भी ऊपर है। और अब हवाई हमला रोकने से वहाँ के वातावरण साफ हो जाता है और जापानीज अपने बंकर से बाहर निकल आते हैं और जो लोग घायल है उन्हें मारने लगते हैं। डेसमंड उन्हें देखकर छुप जाता है और साथ ही में उसके पास पड़े एक घायल सिपाही को भी छुपा लेता है, जिसे जापानीज उसे देख नहीं पाते। अब उनके जाने के बाद डेसमंड फिर से अपने काम में जुट जाता है और फिर से एक एक करके वो घायल सिपाहियों को नीचे भेजना शुरू कर देता है। इस बीच नीचे कैप्टन ग्लोवर बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके यूनिट के बहुत सारे लोग ऊपर फंसे हुए हैं और उसे नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। इसलिए वो कर्नल से और बटालियन की मांग करता है, जहां कर्नल उसे कहते हैं कि एक और ट्रूप को यहाँ आने में कम से कम 1 दिन लग जाएगा। दूसरी तरफ डेसमंड को जापानीज देख लेते और उस पे फायरिंग करते, जहां वो छुपने के लिए एक सुरंग में चला जाता है और वो सुरंग जापानियों का होता है। जो बंकर में जाके मिलता है उसे वहां पे एक जापानी भी मिलता है जो घायल होता है, जिसे वो मॉर्फिन और वेंडेज दे के इलाज करता है। और अब रात होने पर वो बाहर आता है और रात भर अपनी यूनिट के घायल सिपाहियों को एक एक करके भेजने लगता है और साथ ही में जापानियों को भी। सैनिकों को बचाते बचाते वो थक चुका होता है और उसके हाथ भी छिल चुका होता है। उसकी पतले से शरीर में अब इतनी जान नहीं बचा होता कि किसी और की मदद करे, लेकिन वो जब भी एक सिपाही को बचाता वो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, एक और को बचाने में मेरी मदद करो। ना जाने उस रात डेसमंड को एक नई ऊर्जा मिल गया था, जो किसी न किसी तरह भगवान की आदर्श मान के वो सैनिकों को बचाता रहा। लेकिन नीचे जो लोग होते जो इन सिपाहियों को मेडिकल कैंप में भेजते, वो सब के सब बहुत थक चुके होते और डॉक्टर भी हैरान होकर पूछते
कि ये सब आ कहां से रहे। वो सिपाही कहता है कि कोई है जो हॉक्साइड रिड्ज के ऊपर से इन सबको नीचे भेज रहा है। और इसी तरह से एक एक को बचाते बचाते सुबह हो जाता है और उसे सार्जेंट हावेल के साथ साथ उसका एक साथी हॉलीवुड भी दिखाई देता है, जो दोनों जख्मी होते। वो सार्जेंट को मॉर्फिन देके हॉलीवुड को अपने कंधे में ले जाता है और उसे नीचे भेज देता है। नीचे जो लोग होते वो सब हैरान होते क्योंकि रात भर एक एक करके उनके साथी जख्मी हालत में नीचे आ रहे। और अब ये बात कैप्टन ग्लोवर को भी पता चल जाता है। दरअसल उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो हॉलीवुड से पूछता है, हॉलीवुड से बताता है कि ये सब डेस्मंड कर रहा है। और कैप्टन ये नाम सुन के वो विश्वास नहीं कर पाता कि एक लड़का जिसे वो कभी कायर कहता था वो रात भर कितनों की जान बचाई है। वैसों को बंदूक नहीं पकड़ा, लेकिन बंदूकधारियों से वो ज़्यादा बहादुर निकला। दूसरी तरफ बारी आता है सार्जेंट की। वो सार्जेंट को लेते समय जापानीज उसको फिर से देख लेते और गोलियां बरसानी शुरू कर देते। सार्जेंट उसे कवर देते, जिसे डेस्मंड सार्जेंट को घसीट कर रीड्स की तरफ ले जाता है और उन्हें भी नीचे भेज देता है। और आखिरी में वो स्मिटी के डेड बॉडी के साथ नीचे कूद जाता है, जहां जापानीज उसके पीछे पीछे आए होते। लेकिन नीचे जितने भी अमेरिकी सैनिक होते वो सब उन्हें मार देते। और अब डेस्मंड की हालत बहुत खराब होता है। वो नीचे आने के बाद सब उसे हैरानी से देख रहे होते। जो कभी ये सब उसे कायर समझ रहे थे वो आज सबसे बड़ा बहादुर बन चुका है। उनके दिलों में उसके लिए सम्मान काफ़ी बढ़ चुका है। और जब डेस्मंड मेडिकल कैंप में जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो कल रात भर कुल 75 सिपाहियों की जान बचाया था। और अब उसके ट्रीटमेंट के बाद कैप्टन ग्लोवर उसे अपनी हरकतें के लिए माफ़ी मांगता है और कल यानी शनिवार के दिन उसे आराम करने को कहता है। और अगले दिन अमेरिका फिर से जापानीज के ऊपर अटैक करने को रेडी होता है। लेकिन इस बार सारे सैनिक डेस्मंड के बिना ऊपर जाने के लिए मना कर देते हैं। और यहाँ पे डेस्मंड अपनी प्रेयर खत्म करके उनके साथ फिर से ऊपर जाता है। और इस बार अमेरिकी सेना बड़े ही बहादुरी से जापानीज को मार के आगे बढ़ने लगते, जहाँ जापानीज सरेंडर कर देते। लेकिन ये उनका एक साजिश होता है जो डेस्मंड को पता चल जाता है और उनके तरफ आए ग्रेनेड को डिफेंड करता है, जिसे उसके पैरों में चोट लग जाती है। उसे उसके साथी बचाने लगते हैं और ये इस मूवी का पहला सीन होता है। लेकिन तभी वो कहता है कि मेरी वाइबल, मेरी वाइबल। सैनिक उसे कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हें कैंप में दूसरी वाइबल मिल जाएगी। लेकिन डेस्मंड को सिर्फ अपनी वाइबल चाहिए था जो डोरोथी ने उसे दिया था। और वो सैनिक गोली बारूदों के बीच उसके वाइबल को ढूंढ के लाते और उसे दे देते। उसके बाद हम देखते कि ये जंग का आखिरी दिन होता है, जहाँ सब जापानीज मर जाते, जिससे अमेरिका ये जंग जीत जाता है। और इस बहादुरी के लिए डेस्मंडोस को मेडल ऑफ ऑनर भी दिया जाता है और ये उस समय की पहले सिपाही बन जाते हैं जिसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड और डोरोथी आखिरी तक साथ रहे, जहां डोरोथी की मृत्यु साल 1991 में एक कार एक्सीडेंट में हुआ था और डेस्मंडोस की मृत्यु साल 2006 में हुआ। दोस्तों, एक जंग कभी भी दुनिया में शांति नहीं ला सकता। हम जंग करते करते एक दिन इस दुनिया को नष्ट कर देंगे। डेस्मंड का मानना था अगर हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद करें तो हमारी दुनिया और भी सुंदर हो सकता है। हमें एक दूसरे के लिए दिल में प्यार रखनी चाहिए, ना कि नफरत। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।